इस वक्त एबीपी न्यूज पर हमारे साथ एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब मौजूद हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब, बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। सर, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी मैडम जी, आवाज आ रही है आपकी। जी सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि कल जब ये वक्फ संशोधन बिल आ रहा था संसद में, तो देश में सभी ने इस बात को महसूस किया कि आप खासे नाराज और बहुत गुस्से में थे। इसकी वजह? उसकी वजह यह है कि आप वक्फ बोर्ड को ही तबाह करने के लिए बिल ला रहे हैं। तो वक्फ बोर्ड तो सिर्फ पेपर पर रहेगा ना। जब सरकार इतनी बुलंदबांग दावे कर रही थी कि ट्रांसपेरेंसी ये सब जो कहा गया है, तो वो तो सब वक्फ बोर्ड रहेगा ही नहीं। अब तो इसीलिए हमको अपनी नाराज़गी का इजहार करना पड़ा और सच्चाई को बयान करना पड़ा। तो ये वक्फ बोर्ड नहीं है, तो एनआरसी हो रहा है वक्फ प्रॉपर्टीज़ का। और सरकार जो ये सरकार बाज़ाब्ता जनता को धोखा दे रही है कि वक्फ बोर्ड में जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी हैं। और मुसलमानों ने अपने खून पसीने की कमाई, अपने बुज़ुर्गों की वजह से उसको वक्फ किया। अब सरकार बोल रही है कि हम इसको ले लेंगे, तो कैसा है इसको इजाज़त दी जाएंगी? और वक्फ जो है वो मुसलमानों के इस्लाम में एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस में शुमार होता है। तो इसलिए हम लोगों को अपनी नाराज़गी का इजहार करना पड़ा। वो हक बजानिब है। पर सरकार तो कह रही है कि हक छीनने के लिए नहीं, बल्कि हक देने के लिए, और ख़ास तौर से महिलाओं को, मुसलमान बच्चों को हक देने के लिए। क्योंकि ये जो वक्फ की प्रॉपर्टियां हैं, इन वक्फ की प्रॉपर्टियों पर चंद मुट्ठी भर लोगों ने अपना कब्जा जमा लिया है। वो तमाम तरीके के आंकड़े गिनाते हैं, बताते हैं किस तरीके से कितनी लाख एकड़ ज़मीन है और उससे जो आमदनी हो रही है वो कैसे महज कुछ करोड़ हो रही है, जबकि कितनी ज़्यादा आमदनी हो सकती है और उससे कितना मुसलमानों के फायदे का काम हो सकता है। तो फिर उस पर एतराज़ क्यों? पहले तो ये बात समझिए कि क्या 95 के एक्ट में महिलाओं की मेंबरशिप पर कोई प्रोहिबिशन था? नहीं था। क्या महिला मेंबर नहीं बन रहे थे? बन रहे थे। अब ये इनका एक अंग्रेजी में कहते हैं ना, हॉग वॉश है। अब ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड को अच्छा करेंगे। ये बात बताइए कि सेक्शन 3RI में सरकार ये कह रही है इस बिल में कि वक्फ बाय यूज़र उसको हम ख़त्म कर देंगे और आपको डॉक्यूमेंटेशन दिखाना पड़ेगा। अब आप हमको बताइए कि भाई 300 साल से किसी मस्जिद का इस्तेमाल हो रहा है, ख़बरस्तान का इस्तेमाल हो रहा है, ईदगाह का इस्तेमाल हो रहा है, और आप कहेंगे कि वक्फ बाय यूज़र ये वक्फ नहीं है, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो दिल्ली में जो सुनहरी बाग की मस्जिद है, ऐसे कई मस्जिदें हैं, जिस दिन सरकार को लगेगा कि भाई हमको रोड वाइंडिंग में निकालना है या हमको नफरत है इस जगह से, तो बोलेंगे गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, वक्फ बाय यूज़र निकल जाएगा। अब गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी सरकार डिक्लेयर करेगी, तो यहाँ का जो कलेक्टर होगा, हम ये उम्मीद करेंगे कलेक्टर साहब सरकार के खिलाफ ऑर्डर देंगे, बोलेंगे लाइए डॉक्यूमेंट। तो कलेक्टर, ये तो कलेक्टर, जैसा अंग्रेजी में कहावत है, नेचुरल जस्टिस है, लीगल मैक्सिम है कि यू कैन नॉट बी जज इन योर ओन केस, तो कलेक्टर वैसा होगा। मैं आपसे अपील कर रहा हूं, आपके देखने वालों से अपील कर रहा हूं कि आप सेक्शन 3A, सेक्शन 3B, सेक्शन 3C और अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 4 पढ़ लें। कोई भी जाकर बोलेगा कि नहीं ये प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं है, तो उसमें यहाँ तक उसमें जो तबाही मचाने के लिए कहा गया कि पेंडिंग इंक्वायरी प्रॉपर्टी इज नॉट वक्फ। अरे भाई 100 साल 2 साल की वक्फ का इस्तेमाल वक्फ बाय यूज़र आप निकाल देंगे। अच्छा, वक्फ अल औलाद है। अगर कोई अपनी औलाद के लिए वक्फ करता है, उनको मुतवल्ली बनाता है और कहेगा कि इसकी आमदनी का हिस्सा ऑर्फेंस को जाएगा, बेवाओं को जाएगा, आप कहेंगे नहीं, आप किसी का प्रॉपर्टी में शेयर आप कैसे देंगे? वक्फ अल औलाद नहीं कर सकते। भाई साहब, कानून ये है, मैंने मंत्री जी को नहीं मालूम कि गिफ्ट कर सकता है, कोई भी गिफ्ट अलाउड है, मगर अल्लाह के नाम पे वक्फ नहीं कर सकेगा। हिंदू धर्म के मानने वालों को अपने विल के जरिए एक औलाद को, अगर 2-3 औलाद है तो एक ही औलाद को पूरी प्रॉपर्टी दे सकते। मुसलमान तो सिर्फ 1/3 दे सकता है। फिर आज आप ये कह रहे हैं, तो उत्तराखंड में आपने कानून क्यों बनाया बताइए, जो UCC का कानून आपने बनाया? तो वक्फ और औलाद जो है वो डिस्क्रिमिनेटरी है, राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है। एक अच्छा, ये सरकार के बातें सुनिए आप। इन्होंने क्या किया कि बोलते ना कि अभी आपने कहा कि वो माफिया है, फुला है, निकालना है।
सेक्शन 52 में मौजूदा एक्ट में अगर कोई वक्फ की प्रॉपर्टी को चोरी करता है, एलिनेट करता है, तो उसमें था रिगरस इम्प्रिजनमेंट जी। अब सरकार ने क्या कह दिया, सिंपल इम्प्रिजनमेंट। तो आप किसका फायदा कर रहे हैं? वक्फ बोर्ड का कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं? आप वक्फ बोर्ड का फायदा ही नहीं कर रहे हैं। आप कलेक्टर राज के जरिए आप वक्फ की प्रॉपर्टीज को हासिल करना चाह रहे हैं। तो जितने आरएसएस के एजेंडे में मसाजिद हैं, दरगाहें हैं, कल कोई भी कलेक्टर बोलेगा मेरे पास कंप्लेन आई है, मैं इसको इंक्वायरी जब तक नहीं होती गवर्नमेंट प्रॉपर्टी करूंगा। और मैं आपसे एक अपील कर रहा हूं कि एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, विजुअलाइज एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। क्या उत्तर प्रदेश में कोई कलेक्टर योगी सरकार के खिलाफ ऑर्डर देगा? नहीं देगा ना। इसका एग्जाम्पल देता हूं। इलाहाबाद में जिसका घर तोड़ा गया था, वो घर वाइफ के नाम पर था, हस्बैंड ने नोटिस देकर तोड़ दिए। ठीक है। तो अब बुलडोजर के जरिए घर तोड़ रहे थे, अब बुलडोजर के जरिए शायद मदरसों को, कब्रस्तानों को, मस्जिदों को तोड़ देंगे। ओवैसी साहब, मेरा अगला सवाल ये कि नियत पर जो आपने सवाल उठाया, वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से वक्फ बोर्ड की नियत पर सवाल उठाया जा रहा है और वो मिसाल दे रहे हैं। वो तमिलनाडु के गांव का जिक्र करते हैं कि देखिए वहां पर पूरी की पूरी गांव की जमीन, उस पर वक्फ बोर्ड ने कह दिया जमीन हमारी है। अच्छा, इसी तरीके से लखनऊ में 1862 रेवेन्यू रिकॉर्ड से वो शिवालय है और 2016 में अचानक से वक्फ बोर्ड कहता है हमारी जमीन है सर। तो फिर बीच का रास्ता कैसे निकलेगा सर? ये जो दावे दोनों तरफ से एक्सट्रीम है। देखिए, सरकार को चाहिए कि जब झूठ बोले ना तो एक झूठ बोलने के कोचिंग ले ले नरेंद्र मोदी से। इस तरह झूठ ना बोले। सच्चाई यह है कि आप दोनों की मिसाल देता हूं, तमिलनाडु की और लखनऊ की। अगर कोई सर्वे कमिश्नर ये सर्वे करके कहता है कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है और फिर वो प्रदेश सरकार का ऑफिसर होता है, उसके बाद प्रदेश सरकार एक गज़ेट नोटिफिकेशन इशू करती है, तो इसको आप वक्फ बोर्ड को और मुसलमान को गाली क्यों दे रहे हैं? सरकार के पैसों पर सर्वे कमिश्नर सर्वे करता है, सरकार के पैसों पर गज़ेट इशू होता है। तो फिर आप पूछिए ना उनको। डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर यूपी सरकार ने और तमिलनाडु की सरकार ने कहा कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है और गज़ेट नोटिफिकेशन इशू हुआ है। और अगर कोई ये कह रहा है कि वो नहीं है तो आप चैलेंज करिए ना उसको। आप चैलेंज करिए, कोर्ट उसका फैसला करेगा। मगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं, बीच का रास्ता कैसे निकालेंगे? देखिए, बीच का रास्ता उस वक्त निकलेगा जब प्रॉपर्टी मेरी माँ की हो या किसी के बाप की हो। ठीक है, वो तो नहीं है ना। ये तो अल्लाह के नाम पे वक्फ की हुई प्रॉपर्टी है। जब सरकार खुद उसका सर्वे करती है और गज़ेट इशू होता है तो अच्छा। और एक चीज, ये जो आप मिसालें दे रहे हैं ना, सर, ये कल कहा गया सरकार की तरफ से कि साहब जो ट्रिब्यूनल है। जी जी जी, एक मिनट। ये सरकार ने मीडिया को सेलेक्टिवली 15 ऐसे प्रॉपर्टीज का, जिसमें हैदराबाद के भी 2 प्रॉपर्टीज है, उसका उन्होंने दिया। 8 लाख प्रॉपर्टीज में आप 15 की मिसाल दे रहे हैं। अरे भाई, 8 लाख प्रॉपर्टीज में आप कम से कम 1000 की मिसाल दो मीडिया को। आप सिर्फ 15 की दे रहे हैं। चलिए 200 की दे दीजिए, वो भी नहीं देते आप। ठीक, बताइए आप कि ये तो मजाक कर रहे हैं ना आप। माने चोरी ऊपर से सीना जोरी की मिसाल देना पड़ेगा इस बार में सरकार के लिए। ठीक है सर, जो चैलेंज की आपने बात कही उसमें कहा गया कि साहब अभी तक जो कानून है उसके हिसाब से तो ट्रिब्यूनल जो है फिर आगे उसका कहीं रिव्यू ही नहीं हो सकता है। ये फिर संवैधानिक कैसे हो सकता है सर? तो अगर ट्रिब्यूनल का जो फैसला है उसको हाईकोर्ट के रिव्यू में लाया जाए तो इसमें दिक्कत क्या है सर? मैडम देखिए, ये जो आपको बोल रहे हैं ना, ये झूठ बोल रहे हैं। अभी जो मौजूदा कानून में ट्राइब्यूनल में डिस्ट्रिक्ट जज जो होता है सीनियर मोस्ट, वो स्टेट के चीफ जस्टिस अपॉइंट करते हैं। एक आदमी को अपॉइंट करते हैं जिसको इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के बारे में मालूम, दूसरा एमिनेंट आदमी। ये फैसला जब आ जाता है किसी के फेवर में या किसी के खिलाफ, सरकार ये कह रही है कि नहीं जा सकते हाई कोर्ट को। कितना झूठ बोलेंगे? हाई कोर्ट को जाते हैं, रिव्यू पिटीशन डाला जाता है और रिव्यू पिटीशन में होता यह है कि हाई कोर्ट पूरा उस ट्राइब्यूनल के रिकॉर्ड को, वक्फ के रिकॉर्ड को मंगाती है और अगर ब्लेटेंट वायलेशन हुआ है लॉ का तो उनके हक में फेवर में देती। अब सरकार यह कर रही है इस बिल में कि डिस्ट्रिक्ट जज नहीं अपॉइंट होगा बल्कि एक रिटायर्ड जज होगा और एक रिटायर्ड गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होगा और अगर 2 में से एक भी होगा तो वो केस चला देगा
और उनके फैसले के बाद अपील होगी और अपील में दोबारा सुना जाएगा। मेरा बोलना यह है कि रिटायर्ड जज, रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वो एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के खिलाफ फैसले के खिलाफ देगा कुछ? ये सिस्टम अच्छा है या दूसरा सिस्टम अच्छा है? बताइए। एनजीटी का ट्राइब्यूनल है, टैक्स का ट्राइब्यूनल है, बताइए उसमें कौन सा ट्राइब्यूनल में क्या हो रहा है? इस ट्राइब्यूनल में तो वक्फ के प्रोटेक्शन में बात हो रही है ना। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा, चीफ जस्टिस अपॉइंट करते हैं उनको। ठीक है। तो ये तो इनकी बात बिल्कुल झूठी है, सरासर झूठी है। और एक बात सुन लीजिए, आपके सुनने वालों को जानना चाहिए। एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है आर गांधी 2010 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स को टेक्निकल मेंबर्स बनाना चाहिए ट्राइब्यूनल का। आप तो कुछ और ही कर रहे हैं सेक्शन 83 में कि ज्वाइंट सेक्रेटरी को आपने ऐड कर दिया ट्राइब्यूनल में। ठीक है सर, एक और पॉइंट जिसको लेकर बहुत आपत्ति जताई गई है विपक्ष की तरफ से, वो पॉइंट था कि सदस्य गैर मुस्लिम भी बनाया जा सकता है। इस पर आप लोगों ने बहुत आपत्ति जताई और इसको धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करार दिया। तो सत्ता पक्ष की तरफ से इस पर जवाब दिया गया कि साहब ये जो है वो मंदिर, मस्जिद और बोर्ड, उसमें फर्क नहीं कर पा रहे। इस पर आप क्या जवाब देंगे सर? क्योंकि वक्फ बोर्ड है और वहीं जो विपक्ष की तरफ से गिनाए जा रहे थे चारधाम, राम मंदिर ट्रस्ट, गुरुवायूर ट्रस्ट, वो तो सब मंदिर ट्रस्ट है ना। तो देवस्थानम बोर्ड नहीं है। हाँ, देवस्थानम बोर्ड नहीं है। और हिंदू एंडोमेंट बोर्ड गुजरात में, बिहार में नहीं है। श्वेतांबर जैन एंडोमेंट बोर्ड, दिगंबर जैन एंडोमेंट बोर्ड बिहार में है, ओडिशा में है। हाँ, तिरुमला तिरुपति देवस्थानम है। यानी आप हिंदू मजहब का मामला आएगा तो अलग हो जाएगा और मुस्लिम मजहब का मामला आएगा तो ये बोर्ड हो जाएगा। इस बोर्ड में क्या होता है, उनको इस्लाम के बारे में क्या मालूम? नॉन मुस्लिम्स को बताइए क्या मालूम? और हम ये कह रहे हैं कि भाई आप ये क्यों कर रहे हैं? आप दूसरे देवस्थान, अच्छा और एक बात, देवस्थानम बोर्ड की जब बात कर रहे हैं, चार धाम बोर्ड में तो सिर्फ हिंदू बन सकता है और आर्टिकल 25 में हिंदू का डेफिनेशन यह है कि हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख, उसमें तो आप कह रहे हैं कि सिर्फ हिंदू बनेगा। ये क्या है राय? ये तो आपकी खुली आपकी नफरत की मिसाल है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में आप ऐसा करेंगे? किसी हिंदू को बनाएंगे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी? बना के देखिए, सिख निकल कर आ जाएंगे पूरे, ये टाइम हो जाएंगी इन लोगों की। आप ये समझ रहे हैं कि जो चाहे मुसलमानों से करेंगे? ऐसा हम नहीं कर सकते, हम नहीं निकल सकते, इसके ऊपर नहीं बोलेंगे, हम बराबर बोलेंगे, गलत है ये। अच्छा और एक बात, इसमें देखिए कॉन्ट्रडिक्शन देखिए मैडम, हिंदू प्रॉपर्टी को वक्फ कर सकता है, आपने उस प्रोविजन को निकाल दिया, मगर आप एक हिंदू को मेंबर बना रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? बताइए, खुली नफरत नहीं तो क्या है? अच्छा और एक उसमें सुन लीजिए, सरकार इस बिल में कह रही है कि जो मुसलमान होगा उसको पहले 5 साल इस्लाम पर चलना होगा। भैया क्या मोदी जी अपने घर पे बुला के सर्टिफिकेट देंगे, चलो तुम्हारे 5 साल मुकम्मल हो गए, तुम मुसलमान हो गए, ले लो? मेरा फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहां जाएगा आर्टिकल 25 में? क्या इस तरह का प्रोविजन सिखों के लिए है, हिंदुओं के लिए है, ईसाइयों के लिए है? नहीं है। तो यही तो हम बता रहे हैं। लेकिन वैसे साहब आप मुझे एक बात बताइए, आप कहते हैं कि साहब ये खुली नफरत है सरकार की, मुसलमानों से दुश्मनी निकाल रही है सरकार। आप इस सरकार के लिए सब कुछ इस्तेमाल करते हैं, तानाशाही से लेकर जितने इस तरीके के शब्द होते हैं उन सब का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये भी तो हकीकत है ना कि जब आपत्ति जताई गई तो यही सरकार है और इसने सर्वसम्मति बनाने के लिए, सबकी बात सुनने के लिए ये जो कानून है, नंबर होने के बावजूद इस कानून को ज्वाइंट कमेटी के पास भेज दिया, कमेटी भी बना दी गई, आप भी उसमें सदस्य हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए मैडम, आपने कहा शब्द इस्तेमाल हुए, क्या मैंने किसी को कहा किसी धर्म के मानने वालों के तुम घुसपैठी हो? क्या मैंने अपने शब्द से कहा कि उस धर्म की महिलाएं ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं और किसी दूसरे धर्म की महिलाओं से जेवर छीनकर उनको पिनाया जाएगा? क्या मैंने कहा कि किसी और धर्म की भैंसों को लेकर दिया जाएगा? मैंने कहा है बात ये। और सवाल आप कर रहे हैं कि इनके पास मेजॉरिटी है। मैडम, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का एक उसूल रहा है और वो ये तो फैसला अच्छा हुआ है। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जाएगा, उसमें तमाम पार्टीज के मेंबर्स, ओम बिरला स्पीकर साहब ने
नॉमिनेट किया है, बनाया है, मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे ही मौका दिया है, हम उसमें अपनी बात को रखेंगे। मगर आप शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैडम मैंने तो इसका शब्द तो नहीं कहा कि कपड़े देखकर पहचानो, मैंने तो ये नहीं कहा कि हमने दूसरी इबादतगाह को हम ले लेंगे किसी और की। ये तो दुनिया के सामने है ना, इसको आप क्यों बोल रहे हैं आप लोग? सर चलते चलते बस एक सवाल का और जवाब दे दीजिए। आप हमेशा विपक्ष की जो पार्टियां हैं उन पर निशाना ये कहकर साधते गए कि ये लोग मुसलमानों का वोट चाहते हैं, लेकिन कभी मुसलमानों के हक की बात नहीं करते हैं। और इस मुद्दे पर कल कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी तक जिस तरीके से खुलकर सबने इस बिल का विरोध किया, आपको क्या लगता है देश की राजनीति बदल रही है? नहीं, मगर आप लोगों ने इतनी बड़ी न्यूज कल कैसे आप भूल गए? आप लोग एबीपी ने कल इंडिया अलायंस के उद्धव ठाकरे के जितने एमपीज थे लोकसभा में वो तो भाग गए। कोई नहीं बैठा जब बिल पर स्पीकर साहब ने अलाउ किया अपोजिशन टू इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल में सेक्शन 72 की नोटिस पर हमने दी थी। पूरे उद्धव ठाकरे के एमपीज भाग गए, कैंटीन में बैठकर चना चाट खा रहे थे। और उद्धव ठाकरे बोलते हैं कि हमने हमारा हिंदुत्व मुसलमानों को बताया। ये आपका हिंदुत्व दिख गया ना हमको। अब महाराष्ट्र के इलेक्शन में जाकर बड़ी बड़ी बातें करेंगे। कोई उद्धव ठाकरे का एमपी नहीं था पार्लियामेंट में, क्यों भाग गए भाई? आपको मुसलमानों का वोट चाहिए, मगर अब जहां पर वक्फ को बर्बाद करने का बिल लाया जा रहा था, आप लोग अपनी पीठ दिखाकर भाग गए, बुजदिली दिखाई आपने। अब महाराष्ट्र के मुसलमानों को अपने दोस्त और दुश्मन को पहचानना पड़ेगा, फैसला करना पड़ेगा उनको। ठीक है, ओवैसी साहब बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज के लिए वक्त निकालने के लिए।